नमस्कार दोस्तों, दिग्विजय शर्मा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम सीडीपी की क्लास 10 करने वाले हैं। केवीएस पीआरटी के लिए यूनिट 5 हमने स्टार्ट कर दी है। ये चाइल्ड राइट्स और आरटीई एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक में हम ये वाला पार्ट करने वाले हैं सिलेबस का हमारा, गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड राइट्स, प्रोविजंस ऑफ चाइल्ड राइट्स, और ये राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम कर चुके हैं एनईपी। ठीक है, ये वाला करना है आज, तो स्टार्ट करते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो चाइल्ड राइट्स के लिए काम करती है वो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट, CRC शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसे, कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स। तो इसका मेन फोकस ही रहता है चिल्ड्रन के राइट्स के लिए, ह्यूमन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, क्योंकि वो क्या सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप होता है। वल्नरेबल मतलब अब अपने लिए वो कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है, अपने पैरों पर भी खड़े नहीं हुए हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं तो वो दूसरे के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए इनका सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। तो इनके राइट्स के लिए UNCRC ये काम करती है। ठीक है, तो इसको अडॉप्ट किया गया था जनरल असेंबली में, ये डेट याद रखनी है आपको, 20 नवंबर 1989, और इसको इफेक्ट में लाया गया था 2 सितंबर 1990। तो चाइल्ड राइट्स की बात कर रहे हैं हम, तो ये दोनों डेट्स आपको ध्यान रखनी है, खास करके ये सेकंड वाली याद रखनी है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के इसके अलावा और भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड्स। तो ये सब आपको ध्यान रखनी है, ये भी इसी के लिए काम करते हैं, चिल्ड्रन के राइट्स के बारे में, और इनके लिए अलग अलग गाइडलाइंस ये बनाते हैं। ठीक है, तो UNCRC ने चाइल्ड को डिफाइन किया है। ठीक है, तो चाइल्ड को इन्होंने ऐसे डिफाइन किया है, जो भी 18 साल से कम की एज का है ह्यूमन बीइंग, वो चाइल्ड की कैटेगरी में आएगा इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इनका मेन फोकस इन 4 पार्ट्स पे रहता है। जब ह्यूमन राइट्स की, चाइल्ड राइट्स की बात करते हैं, उनके सर्वाइवल की, उनके डेवलपमेंट की बात होती है, उनके प्रोटेक्शन की, एक्सप्लॉयटेशन या अब्यूज से, और उनका पार्टिसिपेशन, अलग अलग सोसाइटी की कम्युनिटीज़ में पार्टिसिपेशन उनका होना चाहिए। तो इन 4 बातों पे उनका ध्यान रहता है हमेशा। तो 2 कैटेगरी में इन्होंने राइट्स को, चाइल्ड राइट्स को इन्होंने डिफाइन किया है, इमीडिएट राइट्स और दूसरा है प्रोग्रेसिव राइट्स। ठीक है, तो इमीडिएट राइट्स सिविल और पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए स्कूल में। ठीक है, अगर कोई केस हो जाता है तो उनकी फेयर हियरिंग होनी चाहिए, जुवेनाइल जस्टिस होना चाहिए, यानी कि बच्चों के लिए अलग जेल होनी चाहिए और उनके लिए अलग तरीके से उनका केसेस देखने चाहिए। जीने का हक है उनको, नेशनैलिटी उनकी होनी चाहिए। अगर वो अलग हो जाते हैं तो उनके फैमिली के साथ दोबारा उनको मिलने को दिया जाए, रीयूनिफिकेशन विद द फैमिली। इमीडिएट राइट्स जो होते हैं वो उनके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि हेल्थ और एजुकेशन राइट्स। ठीक है, ये प्रोग्रेसिव राइट हैं, तो ये उनकी ग्रोथ के लिए काम करेंगे, तो ये इमीडिएट अटेंशन मांगते हैं। ठीक है, तो हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक और सोशल कल्चरल राइट्स ये सब इसके अंडर आते हैं। ठीक है, तो हेल्थ के उनका ध्यान रखा जाएगा इसमें, और एजुकेशन के बारे में हम आगे बात करते हैं अभी। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेरेशन किया था 1948 में, उसमें राइट्स ऑफ चिल्ड्रन राइट्स को इंक्लूड किया गया था, लेकिन 1959 में क्या है, इन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 1959 को डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड वाज अडॉप्टेड बाय द जनरल असेंबली। जनरल असेंबली में इसको अडॉप्ट कर लिया गया था, राइट्स ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो ये डेट याद रखनी है। इंडिया जो है वो इसका पार्ट है। इसमें होता क्या है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि हर एक कंट्री के जो कंट्री हमारे इसमें पार्ट लेंगे, उनके चिल्ड्रन के लिए ये राइट्स होना ज़रूरी है, ये गाइडलाइंस है। तो जो फॉलो करेगा वो उनके साथ रहेगा। ठीक है, तो हमारी कंट्री ने क्या है, इसमें पार्ट ले रखा है, तो इंडिया को भी इनके गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट चाइल्ड राइट्स ये हैं, राइट टू सर्वाइवल, राइट टू नेम एंड नेशनैलिटी, राइट टू न्यूट्रिशन, मतलब हर बच्चे का ये राइट है कि वो सर्वाइव करे, उसका नाम होना चाहिए, उसकी नेशनैलिटी होनी चाहिए, उसको अच्छा न्यूट्रिशन मिले, उसको बोलने की आज़ादी हो, एक्सप्रेशन, हेल्थ केयर, एक्सप्लॉयटेशन से उसका प्रोटेक्शन हो, एजुकेशन मिले, इंफॉर्मेशन मिले, और अब्यूज से भी उसको प्रोटेक्शन मिले, और उसको रिक्रिएशन करने का भी मौका मिले,
मज़े करने का भी मौका मिले, ठीक है, खेलने कूदने का। तो अभी देखते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या राइट्स दिए गए हैं जिससे क्या है चाइल्ड के राइट्स को गारंटी किया जाता है, उनको सिक्योर किया जाता है। तो सबसे पहला तो राइट है 21A, जो कि टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21A से ही राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन इन द रेंज ऑफ 6 to 14। तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपल्सरी, मतलब फ्री तो है एजुकेशन और कंपल्सरी है, करना ही करना है, ये क्या कहता है आर्टिकल 21A कहता है, ठीक है। आर्टिकल 24 के अकॉर्डिंग किसी भी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में बच्चे नहीं होंगे, यानी कि जो कि 14 साल से कम होगा, मतलब कि ऐसी जगह, ऐसी ये चाइल्ड लेबर वाले कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ऐसी कोई भी कंपनी वगैरह है या जहाँ पर जान का खतरा है, ऐसी कंडीशन है जहाँ पर जान का खतरा है, तो वहाँ पर बच्चे काम नहीं करेंगे, बिल्कुल 14 साल से कम वाले, ठीक है। 39E और 39F में भी चाइल्ड के राइट्स की बात की गई है। यहाँ पर क्या है, राइट टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग अब्यूज्ड एंड फोर्स्ड। तो यहाँ पर उनको अब्यूज नहीं कर सकते हैं और उनको जबरदस्ती क्या है, अगर घर में जैसे कि पैसों की दिक्कत है तो उनको ऑक्यूपेशन यानी काम पे नहीं लगा सकते हैं, ये 39E कहता है। ऐसे काम पे नहीं लगा सकते जो उनकी एज के अकॉर्डिंग ना हो, ठीक है। बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, होनी चाहिए, ठीक है, और हेल्दी उनको फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। और इनके एक्सप्लॉयटेशन के बारे में यहाँ पे भी बात की गई है 39F। तो ये तो पता रहता है ज़्यादातर 21A 24, ये चाइल्ड लेबर वाली बात, ठीक है। 39E और 39F में भी बच्चों की राइट्स के बारे में बात करी गई है, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए। 86th अमेंडमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2002 का ये। तो इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया था, पहले आर्टिकल 45 में ये फ्री और कंपलसरी एजुकेशन वाली बात थी 6 से 14 साल के लिए, लेकिन 86 अमेंडमेंट से क्या हुआ, वो आर्टिकल को कैंसिल करके वही वाले आर्टिकल के अंदर जो चीज़ें लिखी थी वो 21A में डाल दी गई। अब ये क्यों डाली गई, क्योंकि इससे क्या हुआ, राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट बन गया, ठीक है। तो राइट टू एजुकेशन हमारा क्या है, ये पहले नॉर्मल राइट्स था, ठीक है, अब ये फंडामेंटल राइट बन गया 86th अमेंडमेंट से, ठीक है। और 45 पहले राइट टू एजुकेशन वाला था, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 के लिए। तो ये चेंज होके अभी ये हो गया कि अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है वो गवर्नमेंट देखेगी, 6 साल तक का जब तक बच्चा नहीं होगा तो उसकी पढ़ाई और उसकी केयर गवर्नमेंट करेगी, ठीक है, गवर्नमेंट करेगी, ये आर्टिकल 45 के अकॉर्डिंग है। तो इसमें कंफ्यूजन रहता है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, तो वो 21A हो गया है, अब ये नहीं है, पहले हुआ करता था लेकिन अब ये नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 45 पूछ लिया जाता है। आर्टिकल 51A ने हमें दिया 11th फंडामेंटल ड्यूटी, 10 फंडामेंटल ड्यूटी होती थी पहले, तो अभी अपने बच्चों को पढ़ाना, टू गिव एजुकेशन टू द चिल्ड्रन हैज नाउ बिकम अ फंडामेंटल ड्यूटी। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी बन चुका है, ठीक है। तो गवर्नमेंट तो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर ही रही है, पेरेंट्स की भी ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, ठीक है। 26 अगस्त 2009 को अभी हम राइट टू एजुकेशन देखेंगे, RTE एक्ट, ठीक है। ये एक्ट पास किया गया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, 26 अगस्त 2009। तो ये फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ। 1902 में छत्रपति शाहू महाराज कोल्हापुर से थे ये, महाराष्ट्र में, तो इन्होंने भी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात सबसे पहले इन्होंने की थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे पहले फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की का एक्ट किसने पास कराया था, तो ये इन्होंने 1902 में करा दिया था, ठीक है। एक्ट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन इन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 वाज ऑलरेडी फ्रेम्ड, ये पहले बना दिया गया था, इंप्लीमेंट भी कर दिया गया था। छत्रपति शाहू महाराज कोल्हापुर महाराष्ट्र। 1918 में विट्ठल भाई पटेल ने भी क्या है, प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी इन ऑल म्यूनिसिपल काउंसिल ऑफ बॉम्बे, तो इन्होंने भी ऐसा एक्ट बनाया था, ठीक है। तो इसमें हिस्ट्री बताई जा रही है कि ये पहली बार नहीं हुआ था, ये पहले भी हो रखा था इंडिपेंडेंस से पहले, ठीक है। महात्मा गांधी की बेसिक सिस्टम जो था एजुकेशन का, वर्धा स्कीम में, तो उन्होंने भी इसकी बात की थी कंपलसरी और फ्री एजुकेशन की 1937 में। तो ये आप याद रख सकते हैं, तो याद कर सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो कुछ प्रोविजंस हैं RT एक्ट में, प्रोविजंस का मतलब
ये पॉइंट्स दिए गए हैं, ये गाइडलाइंस दे रखी हैं, ठीक है। तो हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। राइट्स ऑफ एजुकेशन, रोल ऑफ टीचर, स्कूल और ये करिकुलम कैसा होना चाहिए, ये सब देखते हैं। तो पहले राइट्स ऑफ चाइल्ड देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही बात है, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। उनको कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री है इसीलिए, ठीक है। एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए कोई भी फीस चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। नो चार्ज एडमिशन, हाँ ठीक है। पैसे की वजह से किसी का एडमिशन ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाय सम रीजंस 6 साल तक अगर किसी बच्चे का एडमिशन नहीं होता है जैसे, ठीक है, तो और उसकी एज ज़्यादा हो जाती है, तो उसको उसकी एज के अकॉर्डिंग क्या है, क्लास में एडमिशन मिल जाएगा। एडमिशन इन द क्लास अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। इफ द स्कूल वेयर द चाइल्ड इज एडमिटेड डज नॉट हैव फैसिलिटी, तो अगर फैसिलिटी अच्छी नहीं है तो बच्चा क्या है, ट्रांसफर भी ले सकता है, ये उसका राइट है, ठीक है, ट्रांसफर लेना। और टीचर को क्या, हेडमास्टर को उसको ट्रांसफर सर्टिफिकेट देना होगा, ठीक है। अगर वो डिले करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। बिना एज प्रूफ ना होने की वजह से किसी बच्चे को एडमिशन ना मिले, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर एज प्रूफ नहीं है तो टीचर को ही उसका एज प्रूफ बनाना होगा, ठीक है। हेल्प द चाइल्ड टू गेट, उसका एज प्रूफ बनाने में उसकी मदद करेंगे टीचर ही, हेडमास्टर जो भी होगा, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन निकल गई तो किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है तो ऐसा भी नहीं होगा, ठीक है। एडमिशन होगा और वो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो पीछे छूट रहा है बच्चे का सिलेबस, वो सिलेबस भी उनको टाइम पे पूरा कवर कराना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी बच्चा हेल्ड बैक यानी कि उसको फेल नहीं कराया जाएगा, एक क्लास में रिपीट नहीं कराया जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके असेसमेंट नहीं देखा जा रहा है, ठीक है। खाली उनको कंप्लीट नहीं करा देनी है क्लास, उनका देखना भी है। अब फेल नहीं कर रहे इसका मतलब ये नहीं है उनका आप असेसमेंट नहीं कर रहे, असेसमेंट करना है, ठीक है, लेकिन फेल नहीं करना है या एक्सपेल नहीं करना है स्कूल से। पनिशमेंट नहीं देनी है किसी भी बच्चे को, ना ही मेंटल हरेसमेंट करना है, ना ही फिजिकल पनिशमेंट या मेंटल हरेसमेंट भी नहीं होना चाहिए बच्चे का। टीचर के क्या क्या रोल है यहाँ पर देखते हैं। तो टीचर को रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी मेंटेन करनी होगी, रेगुलर स्कूल आना होगा, ठीक है, टाइम पे आना होगा, पूरा करिकुलम उनको कंप्लीट कराना होगा टाइम पे। हर एक बच्चे की लर्निंग एबिलिटी को एसेस करना होगा ताकि, और उसको सीखने की अपॉर्चुनिटीज देनी होगी। ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, तो आप बस सुन लीजिए, ये पता होनी चाहिए बस। अंडरस्टैंडिंग इससे बढ़ेगी आपकी, और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो करने में आपको थोड़ी मदद मिलेगी। कैसे टीचर को मतलब बिहेव करना चाहिए ये आपको एक तरीके से पता चलेगा। यू शुड होल्ड रेगुलर मीटिंग, तो पेरेंट टीचर मीटिंग आपको रेगुलर करनी होंगी और बच्चे की प्रोग्रेस पेरेंट्स के साथ डिस्कस करनी होगी। चाइल्ड को किसी तरीके का ट्रॉमा या एंजाइटी है, फियर है, तो उसको आपको दूर करना होगा, उसकी हेल्प करनी चाहिए। कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन जो स्टार्ट किया जा रहा है, इसमें क्या होता है, लगातार इवैल्यूएशन होता है बच्चे का, खाली एंड के एग्जाम से नहीं होता है, ठीक है। तो लगातार इवैल्यूएशन चलता रहता है, तो इसको आपको सही से इम्प्लीमेंट करना होगा। बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए देखना होगा, खाली उसके एग्जाम पास कराना नहीं है आपको, बाकी हर एक फील्ड में उसका डेवलपमेंट कराना होगा। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। आरटी एक्ट में जितने भी प्रोविजंस गाइडलाइंस दे रखी हैं वो उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना होगा आपका, और 100% लिटरेसी का जो सपना है उसको पूरा करना होगा। यू शुड रेंडर और बेस्ट सर्विसेज टू द नेशन टू अचीव गोल ऑफ 100% लिटरेसी। 100% लिटरेसी को बनाना है तो आपको अपनी बेस्ट सर्विसेज देनी होंगी। अब स्कूल मैनेजमेंट का क्या क्या रोल है वो देखते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशनल फैसिलिटीज बढ़िया होनी चाहिए। मैनेजमेंट कमेटी में 50% वुमेन होनी चाहिए और जो कि पेरेंट्स कैटेगरी से हों, ठीक है, ज़्यादातर मतलब पेरेंट्स कैटेगरी से होनी चाहिए, ठीक है, जो मैरिड होने चाहिए। और क्या क्या कमेटी को रोल्स परफॉर्म करनी है, फंक्शन परफॉर्म करने हैं, तो वर्किंग स्कूल की मॉनिटर करनी है, देखनी है कैसे चल रही है, ठीक चल रही है या नहीं चल रही है। डेवलपमेंट प्लान स्कूल का बनाना होगा, ठीक है, और उसको फॉलो करना होगा। कोई ग्रांट्स आते हैं गवर्नमेंट से, फंड अगर आते हैं तो उनको मॉनिटर करना होगा, उनका ध्यान रखना होगा, उनको सही तरीके से खर्च किया गया है या नहीं किया गया है। आरटीई के जो भी गोल्स हैं
राइट टू एजुकेशन के वो सारे अचीव करने होंगे आपको एज अ स्कूल मैनेजमेंट। टीचर के ऊपर पढ़ाई से रिलेटेड नॉन एकेडमिक ड्यूटीज बहुत ज़्यादा ना हो, उसका बर्डन ना हो, ये इंश्योर करना होगा। सेंसस और इलेक्शन जो उन्हें करना होता है उसे छोड़ के बाकी कोई ज़्यादा काम ना दिया जाए उन्हें। करिकुलम और इवैल्यूएशन में क्या क्या रोल होता है, क्या क्या गाइडलाइंस हैं वो देखते हैं। करिकुलम ऑफ द स्टेज इज एक्सपेक्टेड टू डेवलप मिनिमम बेसिक स्किल्स एंड एटीट्यूड। तो चिल्ड्रन में क्या है, बेसिक स्किल्स और एटीट्यूड उनका आ जाना चाहिए, ठीक है। बेसिक्स आपकी फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी वगैरह जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है, वो पढ़ना लिखना नॉर्मल आना चाहिए। और उनका एटीट्यूड भी, एथिक्स वगैरह ये भी डेवलप होने चाहिए करिकुलम से ही, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए और जो पढ़ाई हो वो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए। कोई बच्चे जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट के साथ भी आपको चलना होगा, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए। तो आपके एजुकेशन क्या है, अच्छा गिफ्टेड स्टूडेंट के साथ साथ कुछ वैसे भी स्टूडेंट होते हैं जैसे कि डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन होते हैं, तो उनको भी आपको इंक्लूड करना है। और सब तरीके के स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट को लेते हुए आपके फ्लेक्सिबल होना चाहिए आपका करिकुलम, जिससे सबकी नीड्स को पूरा किया जा सके, ठीक है। इट शुड बी हेल्पफुल इन बिल्डिंग अप चाइल्ड्स नॉलेज एंड पोटेंशियल टैलेंट। तो चाइल्ड की नॉलेज भी बढ़नी चाहिए और उसके अलग अलग जो भी टैलेंट है उनको भी आपको नर्चर करना है होगा। लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज, बच्चों की जो पढ़ाई होती है उसमें खेल के या एक्टिविटीज के थ्रू लर्निंग ज़्यादातर यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। वैसे ही वो ज़्यादा सीखते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज करानी चाहिए। कोई एक्सटर्नल एग्जाम नहीं होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में। जो भी एग्जाम्स अगर होते हैं तो वो स्कूल में ही होंगे। हायर क्लास में उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उनका इवैल्यूएशन नहीं होगा, ठीक है। उनको मतलब हमने पीछे देखा था कि फेल नहीं करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उनको आप इवैल्यूएट नहीं कर रहे हैं, उनका कैसा प्रोग्रेस हो रहा है ये नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो उनको नेग्लेक्ट नहीं करना है। CCE कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवैल्यूएशन करनी है, ठीक है, लगातार, जिसमें खाली एग्जाम्स को नहीं देखा जाता है, ओवरऑल उनका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है वो देखा जाता है, ठीक है। और देखते हैं इनकलकेट फेवरेबल एटीट्यूड। तो पॉजिटिव वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज उनमें चिल्ड्रन में आनी चाहिए। एक्टिविटी और डिस्कवरी बेस्ड आपकी लर्निंग होनी चाहिए। फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप्ड होनी चाहिए फुलेस्ट लेवल पे, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी बातें थी, इसमें कोई सिंपल गाइडलाइंस है। तो इनमें से आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, जो कि हम क्वेश्चंस जब करेंगे तो पता चलेगा आपको। अभी चिल्ड्रन राइट्स को अलग अलग टाइप में भी बांट रखा है। तो प्रोविजन वाले राइट्स वो होते हैं जो कि चाइल्ड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनके बिना उनका क्या सर्वाइवल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि हेल्थ वाले हैं, एजुकेशन है, उनकी सर्विसेज हैं, बैलेंस डाइट मिलनी चाहिए, सोने को मिलना चाहिए टाइम पे, स्कूलिंग वगैरह है। तो ये इनके बेसिक राइट्स हो जाते हैं। प्रोटेक्शन वाले क्या है, किसी तरह का अब्यूज़ नहीं होना चाहिए उनके साथ, उनको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कास्ट, कलर या किसी भी बेसिस पे, ठीक है। उनको सेफ प्लेस मिलनी चाहिए खेलने के लिए, ठीक है। उन चाइल्ड रेयरिंग बिहेवियर, अच्छा। और पार्टिसिपेशन में उनका क्या है, अलग अलग कम्युनिटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जैसे उनको लाइब्रेरी वगैरह मिलनी चाहिए, खेलने कूदने को मिलना चाहिए, ठीक है। ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं, नाम से इनका पता चल रहा है, ठीक है। पार्टिसिपेशन, प्रोटेक्शन, ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। तो ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ राइट्स हो गए हमारे, ठीक है। एजुकेशन जो है कॉन्करेंट लिस्ट में है। इसका मतलब होता है कि ये क्या है, एजुकेशन जो है जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या है, दोनों को ही फंड्स देने होंगे RTE एक्ट के जो प्रोविजन है उनको पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये चाइल्ड राइट्स वाला हमारा यहाँ पर चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। CDP फॉर KVS PRT को आप चेकआउट कीजिए, ये प्लेलिस्ट है हमारी। तो इसमें हमने सारे के सारे जो वीडियोज़ हैं उनको ऑर्डर में कर रखा है। फर्स्ट यूनिट हमारी कवर हो चुकी है, 5th यूनिट ये कर रहे हैं हम, दूसरा चैप्टर था इसका, ठीक है। अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है, दिग्विजय शर्मा एकेडमी चैनल टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। KVS PRT की CDP सेक्शन को अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं फ्री में, तो दिग्विजय शर्मा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।